गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा कल हम पाठ 10 कर रहे थे, हंसी एक अनुपम टॉनिक। उसको हमने पढ़ लिया है। उसमें हंसी के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक प्राकृतिक हंसी है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और हमने उसके प्रश्न उत्तर करे थे, सिर्फ मौखिक प्रश्न किए थे। आज हम करते हैं उसके आगे के विकल्प के प्रश्न उत्तर करते हैं। ये प्रश्न हम कर चुके थे बेटा कल। आगे करते हैं सही विकल्प में। अशुभ समाचार सुनकर मनुष्य प्राय हो जाता है। अशुभ समाचार जब सुनते हैं तो मनुष्य कैसा हो जाता है? तो अशुभ समाचार सुनकर मनुष्य प्राय हो जाता है आकुल। कैसे हो जाता है? आकुल। आगे है, हंसी के कारण उत्कृष्ट हो जाती है। हंसी के कारण क्या उत्कृष्ट हो जाती है? पाचन क्रिया। हंसी के कारण क्या उत्कृष्ट हो जाती है? पाचन क्रिया। ठहाका लगाते समय पीछे की ओर और दाएं बाएं गति करता है हंसने वाले का, कि जब हम ठहाका लगाकर हंसते हैं तो पीछे कौन सा जो भाग है शरीर का वो पीछे की ओर दाएं बाएं गति करता है, तो उत्तर आएगा इसमें सिर। हंसी का प्रभाव होता है। हंसी का प्रभाव कैसा होता है? बेकार, जादुई, अच्छा। तो क्या आएगा? जादुई। हंसी का प्रभाव कैसा होता है? जादुई। तो पहले में आएगा आकुल यानी परेशानी, परेशान, और दूसरे में आएगा पाचन क्रिया, तीसरे में आएगा सिर, और चौथे में आएगा जादुई। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। स्वास्थ्य का गहन संबंध किसके साथ होता है? स्वास्थ्य का गहन संबंध किसके साथ होता है? तो उत्तर आएगा स्वास्थ्य का गहन संबंध मानसिक स्थिति के साथ होता है। स्वास्थ्य का गहन संबंध मानसिक स्थिति के साथ होता है। अधिकतर रोग हैं जो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? अधिकतर रोग मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। हंसी किन दो चीजों को दबा देती है? निराशा और आकुलता। निराशा और आकुलता यानी परेशानी। तो पहले में उत्तर आएगा बेटा कि स्वास्थ्य का गहन अध्ययन मानसिक स्थिति के साथ होता है, और अधिकतर रोग है जो मानसिक तनाव के कारण होता है, और हंसी निराशा और आकुलता को दबा देती है। आगे है आपके, ठहाका लगाते समय कौन सा अंग बंद होने की चेष्टा करता है? कि जब हम ठहाका लगाते हैं तो कौन सा अंग है वो बंद होने की चेष्टा करता है? तो उत्तर आएगा आंखें। की ठहाका लगाते समय आंखें बंद होने की चेष्टा करती हैं। हंसते समय आदमी का मिजाज कैसा होता है? मिजाज यानी मूड। तो हंसते समय आदमी का मिजाज है वो अच्छा होता है, क्योंकि जब अच्छा मूड होगा तभी वो हंसेगा। जीवन में सुख अधिक होता है या दुख? तो जीवन में क्या अधिक होता है? दुख। की जीवन में सुख से अधिक होता है दुख। तो उत्तर आप लिखोगे चौथे में, ठहाका लगाते समय आंखें बंद हो जाती हैं या चेष्टा करती हैं बंद होने की। हंसते समय आदमी का मिजाज अच्छा होता है, तथा जीवन में सुख से अधिक दुख होते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में, अशुभ समाचार सुनने के पश्चात मनुष्य कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर आएगा अशुभ समाचार सुनने के बाद मनुष्य आकुल और निराश दिखाई देता है। यानी अशुभ समाचार सुनने के बाद में मनुष्य है आकुल यानी परेशान और निराश दिखाई देता है। बहुत हंसने पर हम प्राय क्या करते हैं? बहुत हंसने पर हम क्या करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा हंस लेते हैं तो हम प्राय कहते हैं कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। क्या कहते हैं? कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। आगे, हंसते समय मनुष्य का मिजाज कैसा होता है? तो हंसते समय मनुष्य का मिजाज यानी मूड है वो अच्छा होता है। कौन सी सब्जी काटते समय हम रोते हुए दिखाई देते हैं? प्याज काटते समय हम रोते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर से देख लो बेटा कि अशुभ समाचार सुनने के पश्चात मनुष्य आकुल और निराश दिखाई देता है। बहुत हंसने पर हम प्राय कहते हैं कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए या बेल पड़ गया। हंसते समय मनुष्य का मिजाज मूड है वो अच्छा होता है, और प्याज काटते समय हम रोते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे हैं आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ में है, हंसने से शरीर के किस भाग का व्यायाम हो जाता है? कारण सहित उत्तर दीजिए कि हंसने के कारण शरीर के किस भाग का व्यायाम होता है? तो उत्तर है हंसने से हृदय का व्यायाम हो जाता है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो मस्तिष्क की नसों को हंसी इस प्रकार प्रभावित करती है कि निराशा और आकुलता दबने लगती है, तथा पाचन क्रिया है वो उत्कृष्ट हो जाती है। रक्त प्रवाह में सुधार होता है तथा व्यक्ति ताजगी का अनुभव करता है। कि हंसते समय जो है हृदय का व्यायाम हो जाता है। और कैसे होता है? क्योंकि जब हम हंसते हैं तो मस्तिष्क की नसों को हंसी इस प्रकार से प्रभावित करती है कि निराशा और आकुलता परेशानी में दबने लगती है। पाचन क्रिया है वो उत्कृष्ट हो जाती है। रक्त प्रवाह में सुधार होता तथा व्यक्ति ताजगी का अनुभव
करता है। और यही सभी चीजें हमारे हृदय को क्या करती हैं, सही रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं। अगला प्रश्न है, क्या ऊंची हंसी भयावह सिद्ध हो सकती है, यदि हाँ तो कैसे? कि क्या ऊंची हंसी है यानी अधिक हंसी है वो कभी कभी भयानक भी सिद्ध हो सकती है, अगर हाँ तो क्यों? तो उत्तर आएगा हाँ, ऊंची हंसी भयावह सिद्ध हो सकती है। क्यों हो सकती है? अत्यंत ऊंची हंसी हृदय रोग का भी कारण बन सकती है कि अधिक हंसने से भी हृदय रोग हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है तो उसके पेट के टाँके भी खुल सकते हैं। तो जो ऊंची हंसी है वो भयावह सिद्ध हो सकती है। किस कारण से? कि अत्यंत ऊंची हंसी है वो हृदय रोग का कारण बनती है। और इसके साथ साथ में ही यदि किसी व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है तो उसे उसके पेट के टाँके खुल सकते हैं। आगे है, प्राकृतिक हंसी के पीछे कौन सी भावना नहीं होती, लिखिए कि जो प्राकृतिक हंसी हम हंसते हैं उसके पीछे कौन सी भावना नहीं होती। तो उत्तर आएगा, प्राकृतिक हंसी के पीछे कोई ईर्ष्या अथवा द्वेष की भावना नहीं होती। कि जो प्राकृतिक हंसी होती है उसके पीछे कोई ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं होती है तथा वह दूसरों के लिए सदैव अच्छा प्रभाव डालती है। और जो प्राकृतिक हंसी है वो दूसरों पर सदैव अच्छा प्रभाव डालती है। तो बेटा ये प्रश्न देख लो एक बार फिर से कि फर्स्ट दीर्घ में है कि हंसने से हृदय का व्यायाम हो जाता है, क्योंकि हम हंसते हैं तो मस्तिष्क की नसों को हंसी इस प्रकार प्रभावित करती है कि निराशा और आकुलता दबने लगती है तथा पाचन क्रिया उत्कृष्ट हो जाती है, रक्त प्रवाह में सुधार हो जाता है तथा ताजगी का अनुभव करने लगता है व्यक्ति। दूसरा है कि हाँ, ऊंची हंसी भयावह सिद्ध हो सकती है क्योंकि अत्यंत ऊंची हंसी हृदय रोग का कारण बन सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन अभी अभी हुआ है तो उसके टाँके खुल सकते हैं। और तीसरा था कि प्राकृतिक हंसी के पीछे कौन सी भावना नहीं होती, तो प्राकृतिक हंसी के पीछे कोई ईर्ष्या अथवा द्वेष की भावना नहीं होती और वह दूसरों पर सदैव अच्छा प्रभाव डालती है। तो आपको ये सभी प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं। ये प्रश्न और देख लो बेटा एक बार। वैसे मैंने कल करवा दिए थे आपको कि क्या नाक सिकुड़ने तथा आंखें बंद होने की प्रक्रिया किस प्रकार की हंसी में होती है। मुंह खोलकर ठहाका लगाने वाली हंसी में। हम कब हंसते हैं? जब हम अच्छे मूड या मिजाज में होते हैं तब हंसते हैं। शरीर का उष्मांक कम कब होता है? हंसी के फलस्वरूप। कि शरीर का उष्मांक हंसी के फलस्वरूप कम हो जाता है। किस प्रकार के व्यक्ति से हर कोई दूर भागता है? तो चिड़चिड़े व्यक्ति से हर कोई दूर भागता है। तो आपको ये सभी प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Good morning 7th class students. As you know that we have completed our chapter 6 in a previous class and started chapter 13. So let's continue exercise 13.1. Now question number 3. Find the number of lines of symmetry. हमें इसमें बताना number of line of symmetry कितनी है इस क्वेश्चन में। सिर्फ नंबर्स हमें इसमें बताने कि कितने नंबर्स है। तो अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है वो ए शेप है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 1। अब सिर्फ एक ही लाइन होगी तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास देखो स्टार है, स्टार में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी? रेगुलर है, सारी साइड है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हो जाएगी हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अब देखो एक और पार्ट है हमारे पास, इस तरह से हमें डी दिया हुआ है, ऐसे हमें डी दिया हुआ है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई? इसमें भी 1। तो सिर्फ इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, सिर्फ वही बताना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ भी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इन सारी फिगर्स में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? जिसकी तीनों साइड हमारी इक्वल होती है। तो अब देखो, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां हो जाएगी हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और ये हो गई हमारे पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 इसकी साइड है और 3 इसमें कितनी हो गई है? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब यहाँ पे देखो एम है, एम में क्या होगा कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री के एक दूसरे को ओवरलैप करती हो, तो हम इसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकती, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ओनली 1। अब इसके बाद देखो एच है, एच में लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो हमारी ये हो जाएगी वर्टिकल, और एक हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लाइन, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखो ये एक पेंटागन है हमारे पास, पेंटागन में क्या 2
एडजेसेंट साइड इक्वल है और यहाँ पे ये दो साइड इक्वल है, तो इसमें क्या होगा, ओनली हमारी वर्टिकल लाइन ही बनेगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ओनली 1। तो इसमें हमें बताना है लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है। ट्रायंगल में हमारी 3 बनी थी, एम में हमारी 1 बनी है, एच में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और पेंटागन में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एक्सरसाइज 13.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम रोटेशनल सिमेट्री समझेंगे, क्या होती है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, इफ देयर इज अ सेंटर पॉइंट अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट इज टर्न लेस देन 360 डिग्री एंड ऑब्जेक्ट लुक द सेम। अब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारे पास ये एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको मूव करती हूं, मैं इस स्क्वायर को सपोज करो मेरे पास इसकी नेमिंग है, ये मैंने 90 डिग्री पे मूव किया ऐसे, अगर मैं इसको 90 डिग्री पे मूव करती हूँ तो भी मुझे स्क्वायर शेप में ही नजर आ रहा है। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे ऐसे मूव कर देती हूँ, इसको इस तरह से मूव कर देती हूँ 180 डिग्री पे, तो भी मुझे स्क्वायर शेप ही नजर आ रही है। देन मैं इसको 270 डिग्री पे ऐसे टर्न कर देती हूँ 270 डिग्री पे भी, तो भी मुझे क्या है, वही शेप नजर आएगी। 270 पे भी मुझे स्क्वायर ही नजर आएगा। लास्ट में इसको कंप्लीटली मूव कर देती हूँ 360 डिग्री पे, तो क्या नजर आएगा, मुझे वही स्क्वायर शेप नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रोटेशनल सिमेट्री है वो क्या होती है, 360 डिग्री से लेस हमारे टर्न करेंगे सेंटर से, उसके सेंटर से हमने उसको टर्न करवाना है, तो वो हमारी रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो इसमें एक आता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, तो कितनी बार टर्न किया, 1 2 3 4, तो स्क्वायर के ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, 4। तो इसकी डेफिनेशन क्या है रोटेशनल सिमेट्री की, एन ऑब्जेक्ट इज एन अ रोटेशनल सिमेट्री इफ देयर इज अ सेंटर point around which an object turned less than 360 degree and look the same. This is rotational symmetry. So let's start exercise 13.2 question number 1. So question number 1 is which of the following figure have a rotational symmetry. किस फिगर में rotational symmetry है। अब देखो सर्कल है, सर्कल को मैं जितना भी मूव करूंगी रोटेट हो जाएगा, तो इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम में मूव करूंगी तो भी क्या आएगा, एक सर्कल की शेप आएगी। तो इसमें कहेंगे यस इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री, इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। सेकंड हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब देखो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल होता तो उसमें 3 साइड्स होती तो उसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाती और वो रोटेशनल सिमेट्री में भी आ जाता। बट यहाँ पे क्या इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर में ये नहीं होगा, तो इसमें हम कहेंगे नो, इट इज नॉट रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें चेक करना रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो रोटेशनल के लिए देखो हम इसको 2 हाफ पार्ट में डिवाइड इस तरह से कर देते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें कितनी है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है हमारी इस तरह से। अब अगर देखो हमें तो बताना क्या है कि हमें ये बताना है कि ये रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो मैं इसको सबसे पहले मैं 90 डिग्री पे मूव करती हूँ, जैसे मैंने स्क्वायर में करके दिखाया, तो भी यही शेप नजर आएगी। 180 पे टर्न करूंगी तो भी वही शेप नजर आएगी, 270 पे करूंगी तो भी वही आएगी और 360 पे भी आएगी। तो क्या है, ये आएगा यस, आंसर आएगा यस इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या आ जाएगा, कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेकेंड 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर ऑफ अ रोटेशनल सिमेट्री। इसमें हमें ऑर्डर बताना रोटेशनल सिमेट्री। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या उसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है अल्फाबेट में। अब देखो ए अल्फाबेट है, ए अल्फाबेट में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ हो जाती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है, बट क्या ये हमारा रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे मूव करती हूँ तो ये सेम पोजिशन नहीं नजर आती है। फिर इसको 180 पे भी अगर मैं टर्न करती हूँ तो भी ये हमारा अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारी लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे नो। अब सिमिलरली हम बी के लिए करते हैं, तो बी में लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बट रोटेशनल नहीं आएगी, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, नो। अब देखो एस है, एस में क्या है रोटेशनल सिमेट्री। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे मूव कर देती हूँ, अगर मैं इसको ऐसे 180 डिग्री पे इस तरह से मूव करती हूँ तो हमें नजर आएगा एस की फॉर्म में नजर आएगा। देन इसको 360 पे मूव करेंगे तो वापस ये एस ही हो जाएगा, तो इसमें हम कहेंगे यस इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, पहले हम इसको 180 पे मूव करेंगे, देन हम इसको 360 पे करेंगे, तो सिर्फ 2 ही टर्न देंगे, तो इसके क्या आएंगे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा 2। देन हमारे पास एच की हमारे पास देखो लाइन ऑफ सिमेट्री तो 2 आ जाएगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब हम इसको रोटेट करते हैं, अब एच को अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो देखो 90 डिग्री पे करेंगे तो वो तो सेम पोजीशन नहीं नजर आएगी। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे टर्न कर दूं, 180 पे टर्न करूंगी तो मुझे एच ही नजर आएगा। देन मैं 360 पे कर दूंगी तो ये रोटेशनल है और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा इसका
2 हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। देन हमारे पास आई है, आई में भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमारी 2 बन जाएगी, एक तो हमारी स्टैंडिंग और एक हमारी हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में। बट हमें तो क्या करना है, रोटेशनल सिमेट्री देखनी है, तो रोटेशनल होगी। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे मूव करूंगी तो भी मुझे आई मिलेगा, तो इसमें भी हम कहेंगे यस इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री, और इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ओ है, ओ में भी क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं इसके। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ हमें ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है। ए में हमारा रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, बी में भी नहीं है, एस में है और उसके ऑर्डर कितने हैं, 2। एच में भी है, उसका ऑर्डर 2 है, आई में भी है, उसका भी ऑर्डर 2 है, ओ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। So next question number 3, which of the following have a rotational symmetry and order more than 1? हमें ये भी चेक करना है किसमें ऑर्डर 1 से ज्यादा आएगा। अब देखो हमारे पास फिगर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मैंने एग्जांपल दिया था जब मैंने रोटेशनल सिमेट्री आपको समझाया था। तो स्क्वायर में क्या था हमारे पास कि जो स्क्वायर है उसको मैं कितना टर्न करूंगी, पहले 90 डिग्री पे करूंगी, फिर 180 डिग्री पे, देन 270 और आफ्टर देन 360 डिग्री पे टर्न करूंगी। तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे उसके, 4 हो जाएंगे। रोटेशनल सिमेट्री भी है और उसको ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। अब इसके बाद देखो रेगुलर हमारे पास एक स्टार है, तो इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है, इसमें 5 साइड है, कॉर्नर है इसमें। तो इसको मैं टर्न करती हूँ, जितनी बार मैं इसको टर्न करूंगी तो मुझे फिगर सेम ही नजर आएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगी, हमारी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगी 5। रोटेशनल तो है और इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा 5। अब इसमें देखो इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर आप इसको 90 डिग्री पे मूव करोगे तो नजर आएगा, वैसा ही नहीं है। 180 पे भी नहीं नजर आ रहा है, 270 पे करेंगे तो भी नहीं बनती है हमारी बात। तो क्या होगा, ये हमारी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब रोटेशनल नहीं है तो हम ऑर्डर भी नहीं बता सकते। तो हमने बताया स्क्वायर में हमारे पास 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बनते हैं और स्टार में कितनी बनेगी हमारी 5। सो अभी आज हमने किया है 13.2 के 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। Good morning, dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are continuing our S7 syllabus and we have completed our previous chapter, that was chapter 8 soil. In that chapter I have told you lots of interesting things that relates to that chapter. Now we are going to continue a new chapter, that is the chapter 17, forest our lifeline. You know student, the forest is a very important thing for our life because it provides lots and lots of varieties of product that we use in our daily life. These all coming from the forest because forests are related to the trees and trees are related to the forest. So many though they both are related to each other. So let's start our today's topic. Student, you have to paste few product or thing that we get from the forest. And as you know that we are going to start our new chapter, that is chapter 17, forest our lifeline. In this chapter we will discuss a few content that are the forest, biotic component of forest, importance of forest, food chain, conservation of forest, forest profile, interdependence of plant and animal. There are many topics that are mentioned in this chapter. So let's start our today's content of this chapter. The first one is a forest derived from the forest meaning out of doors is a large area of land where various plants and animals, microorganisms exist in their natural homes. स्टूडेंट क्या होता है, देखिए फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। फॉरेस्ट का जनरली हम क्या बात करते हैं, जंगल, जो कि हमारे घर को रिलेट नहीं करता, इट्स फॉर अवे फ्रॉम द होम्स। तो जनरली उसी सेम तरीके से ये दिया हुआ है कि फॉरेस्ट जो वर्ड है वो कहाँ से डेरिव किया गया, फॉरेस्ट वर्ड से डेरिव किया गया है। इसका डेरिवेशन फॉरेस्ट से हुआ है, जिसका मीन्स क्या होता है, दैट यू हैव टू आउट ऑफ द डोर्स, मीन्स जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं उनसे भी दूर, मतलब बहुत दूर। एंड इट्स सीरियसली बिकॉज किसी भी पर्सन का घर जनरली आप में से या हम में से कोई भी जंगल में नहीं रहता, यू नो ना। तो बट इट इज़ अ होम्स ऑफ मैनी डिफरेंट एनिमल्स, लेकिन फिर भी वो बहुत से डिफरेंट एनिमल्स के, बर्ड्स का होम होता है, वहाँ पे घर होता है, वहाँ पे वो सरवाइव करते रहते हैं। तो हमारा नहीं होता है बट कुछ लिविंग बींग्स का होता है। नाउ
इसमें बहुत सारे, एक बहुत ही बड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे उसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका वहाँ पे वो नेचुरल होम होता है। अ फॉरेस्ट इज अ नेचुरल पीस ऑफ लैंड, ये एक नेचुरल पीस ऑफ लैंड होता है विच इज़ नॉट फेंस्ड, मीन्स इसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसको हमने जस्ट अपने गार्डन की तरह बाउंड्री दे रखी है, या ऐसा कुछ नहीं होता। स्टैंड जनरली इट कहीं से भी स्टार्ट होता है एंड कहीं पर भी एंड हो जाता है। वो पेड़ कहीं पे भी अपने आप जंगल में, मतलब कुछ भी जंगली पेड़ पौधे या कोई, ये मतलब इसको कोई ग्रो नहीं करने जाता, मीन्स ह्यूमन बींग्स के थ्रू नहीं बनाया है, कहने का मीन्स मेरा ये है। इट इज़ ग्रोन ऑन देयर ऑन, इट इज़ नेचुरली ऑकर्स देयर, वो वहाँ पे खुद से होता है। एंड एग्रीकल्चर लैंड एंड पार्क्स आर थस नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। एंड इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, जो खेती करने वाली ज़मीन है, हमारे जो पार्क्स वगैरह हैं, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लांट्स फॉरेस्ट से रिलेटेड एंड फॉरेस्ट प्लांट से रिलेटेड, बट हम एग्रीकल्चर लैंड्स को, हमारे पार्क के एरिया को, या कुछ भी और जो जिनसे हम प्लांट वगैरह, गार्डनिंग एरिया जो हमारा होता है, उसको हम फॉरेस्ट से इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं, वो नेचुरल्स के थ्रू अपने आप उगाए गए हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता। दे डोंट गेट टू डू एनी थिंग, दे कांट एंटर देयर टू डू एनी थिंग, मतलब वो वहाँ पे जा भी नहीं सकते कुछ, मतलब जनरली जा भी सकते हैं का मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि वो वहाँ नहीं जाते, कटिंग वगैरह नहीं होती प्लांट्स की, ऐसा होता है, विजिट वगैरह करने जाते हैं, बट प्लांट को ग्रो करने कोई नहीं जाता। आपने देखा होगा नेचुरली जितने भी हम फॉरेस्ट से लकड़ियाँ वगैरह हमारे आती हैं फर्नीचर्स वगैरह के लिए, वो फॉरेस्ट से ही आती हैं, बट कोई एक सिंगल पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग अ सिंगल ट्री ऑन दैट एरिया। वहाँ पर कोई एक सिंगल पेड़ लगाकर खुश नहीं है, कोई नहीं करना चाहता, बट दे वॉन्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट। वो फॉरेस्ट से हर चीज़ लेना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू गिव एनीथिंग, वो वहाँ पर कुछ देना नहीं चाहते। पार्क्स एंड एग्रीकल्चर लैंड्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। आपको पता है कि जो हमारे पार्क होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, बट फॉरेस्ट को हम क्रिएट नहीं करते। अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया, जो हम ओवरऑल बात करें कि वर्ल्ड की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड, नॉट अ इवन सिंगल कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड टोटल, मतलब पूरा जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है, लैंड एरिया, इट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट, मीन्स 30%, ओके। 70% आर यूटिलाइज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर डिफरेंट पर्सन, बट 30% वर्ल्ड टोटल। एंड इंडिया, इन इंडिया में अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 21% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो इंडिया में जितना भी जोग्राफिकल एरिया मीन्स जो भौगोलिक एरिया है, वहाँ पे जितने भी लोग वगैरह रह रहे हैं, उसमें से 21% इट इज़ इंक्लूडेड इन टू द फॉरेस्ट, ओके। सी दिस इज़ द पिक ऑफ अ फॉरेस्ट। इस तरीके से होता है एक जंगल, जो आप जनरली बात करें तो आप कोई भी इसमें किसी आपको मतलब आप देख कर भी कह सकते हो कि किसी एक सिंगल ह्यूमन बीइंग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स, सी फॉरेस्ट क्या होता है। इट इज़ द नेम गिवन टू अ हैबिटेट दैट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ ट्रीज एंड विच ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। जनरली क्या होता है, एक ऐसी हैबिटेट, एक ऐसी प्लेस के लिए डिनोट किया गया है कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वो एक बहुत ही लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब भूमि का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ये एक बहुत ही मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जो कि अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड होता है। nobody is going to cultivate there, nobody is going to plant there, nobody is going to do anything, मतलब वहाँ पे कोई ग्रास वगैरह है उसकी रिमूविंग करना, कटिंग वगैरह करना, कुछ नहीं करने जाता कोई भी। विच इज़ डेंसली कवर्ड विद वेरियस टाइप ऑफ हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, टॉल ग्रासेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर, मतलब आप कुछ भी, आप प्लांट से रिलेटेड कुछ भी, आप वी आर टॉकिंग अबाउट एनी थिंग यू कैन सी इन दैट फॉरेस्ट। आप जंगल में बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, जितने भी हमारे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, बड़े पौधे, छोटे पौधे, बड़ी घास, छोटी घास, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। एंड इट इज़ अनकल्टिवेटेड, कोई खेती नहीं करता वहाँ पे, एंड इट इज़ डेंसली कवर्ड, बहुत ही घने तरीके से कवर होता है।
जब गैपिंग भी नहीं होती, आप कह सकते हो कि चलने के लिए रास्ता भी नहीं होता, वो भी बनाना पड़ता है. At certain places in a forest, the trees are so thick that the sunlight barely reaches the forest. Just few seconds ago, I show you a picture that in that picture you can see that the sunlight is rarely passing out. वहाँ पे sunlight बहुत मुश्किल से pass out हो रही है. तो इस तरीके से densely populated forest होता है वो. Populated, I am talking about the populated birds. का मतलब ये है कि वो trees का वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. I am not अबाउट द ह्यूमन बींग्स. वहाँ पे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्लांट्स के बारे में. तो वो डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत सारे पेड़ पौधे इस तरीके से बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, और इतने मोटे पेड़ होते हैं कि वहाँ पे जो सनलाइट है वो भी बहुत रेयरली पास आउट होती है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट. द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप. जो फॉरेस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंड उनके जो टाइप्स होते हैं वो उनके पर्टिकुलर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर सॉइल की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है. तो ट्रीज़ आर द डोमिनेंट इन द फॉरेस्ट. ट्रीज होते हैं सबसे डोमिनेंट होते हैं. जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पावरफुल पर्सन वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है. मीन्स द पर्सन हु कैन ऑर्डर टू डू एनीथिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स. ओके, तो ट्रीज़ इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं. देन श्रब्स होते हैं, फिर हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स, जो फिर बाकी की चीज़ें जो वहाँ पे प्रेजेंट हो. नाउ स्टूडेंट, that's all for today's content. Now Students, you have to write this word bank in your fair notebook. This is homework for your today's work. So that's all for today's content. Goodbye student, take care. Hello student, in today's GK class of class 7th, I Priyanka ma'am teach you chapter number 29 and 30. So let's start. Chapter number 29 is awards for entertainment. यहाँ पे अवार्ड्स गिवन है जो एंटरटेनर्स हैं उनको गिवन है. फर्स्ट वन इज विच इंडियन म्यूजिशियन वॉन ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन 2011. तो आंसर इज ए आर रहमान. ए आर रहमान को 2011 में दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, उसमें अवार्ड मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज विच legendary सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर won द फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2011. तो आंसर इज मन्ना डे. इनको भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 2011 में. इनका नेम है मन्ना डे. नेक्स्ट वन इज विच अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया सिनेमा. जो इंडिया सिनेमा है उसमें लाइफ टाइम जो कंट्रीब्यूशन मीन्स देने के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? दादा शहीद फाल्के अवार्ड. ये अवार्ड जो अपनी कंप्लीट लाइफ सिनेमा में जो स्पेंड करते हैं उनको मिलता है. नेक्स्ट वन है विच एक्टर्स वर अवार्डेड द गोल्डन ग्लोबी अवार्ड इन 2012 फॉर हर रोल इन फिल्म अल्बर्ट नोब्स. तो आंसर इज ग्लेन क्लोज. Next one is who along the Richard Prke and Ian Tapp won the Academy Award for the best sound making for film Slumdog Millionaire in 2009. Slumdog Millionaire एक मूवी का नाम है. इनको रसूल पुख्ती को ये अवार्ड मिला था. Next one is this film is about three friends who study together in an engineering college and later met after years. मीन्स तीनों दोस्त एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करते थे और बहुत सालों बाद वो दोबारा मिलते हैं. फिर वो अपनी लाइफ का चेंजमेंट शेयर करते हैं कि वो एक लाइफ में कुछ बनाए दूसरा कुछ, और किस तरह से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है. इट वॉन द इंटरनेशनल अवार्ड 2010 फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट. मीन्स जो ये मूवी थी ये बहुत ही एंटरटेनिंग थी. तो स्टूडेंट गैस कीजिए इसका क्या नेम है? दैट इज द लोगो ऑफ दैट मूवी 3 इडियट्स. तो स्टूडेंट नेम ऑफ दैट मूवी इज 3 इडियट और एवरी स्टूडेंट लाइक दैट मूवी. ओके, ये कंप्लीट स्टडी पे बेस है कि हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए. किसी चीज को लर्न करना या फिर उसको रटना. क्रैम करना भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है. आप क्रैम से एग्जाम पास आउट कर सकते हैं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास आउट नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट दैट मूवी
अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो 3 इडियट्स मूवी देखिए ताकि आपको लर्निंग और क्राइमिंग में डिफरेंस समझ में आए. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 30 इज म्यूजिकल मेलोडो. इसमें क्या होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियन के नेम गिवन है, तो यू हैव टू मैच अप दैट. फर्स्ट वन इज जाकिर हुसैन. जाकिर हुसैन का जो मीन्स क्या बजाते थे वो तबला. नेक्स्ट वन इज रविशंकर. रविशंकर क्या बजाते थे? सितार. नेक्स्ट वन इज हरिप्रसाद चौशरिया. तो ये क्या बजाते थे? फ्लूट. फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी. नेक्स्ट वन इज बिस्मिल खान. बिस्मिल खान क्या यूज करते थे इंस्ट्रूमेंट? शहनाई. नेक्स्ट वन इज एल सुब्रमण्यम. एल सुब्रमण्यम क्या यूज करते थे? वायलिन. नेक्स्ट वन इज शिव कुमार. शिव कुमार क्या यूज करते थे? संतूर. स्टूडेंट, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट वन इज विश्वा मोहन भट्ट. विश्वा मोहन भट्ट क्या यूज करते थे? मोहन मीना. वीणा बजाते थे ये. नेक्स्ट वन इज फ्रेडरिक चोपिन. फ्रेडरिक चोपिन क्या यूज करते थे? पियानो. स्टूडेंट, दैट आर द पिक्चर ऑफ दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट like that is the tabla, that is guitar, that is veena, like that. Next one is singer and famous song. यहाँ पे कुछ सिंगर्स के नेम गिवन है और उन्होंने जो जो फेमस सॉन्ग सिंग किए हैं उनके बारे में बताया. फर्स्ट है ए आर रहमान. ए आर रहमान का था जो बेस्ट सॉन्ग कौन सा था? वंदे मातरम. नेक्स्ट वन इज लता मंगेशकर. लता मंगेशकर का जो फेमस सॉन्ग था वो कहता है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ओके, नेक्स्ट वन इज द बीटल्स. बीटल्स का जो फेमस सॉन्ग था लव वी डू, ये इंग्लिश सॉन्ग है. नेक्स्ट वन इज लिंकिंग पार्क. लिंकिंग पार्क का था मेटोरा. नेक्स्ट वन इज किशोर कुमार. किशोर कुमार का है जिंदगी का सफर. तो स्टूडेंट, आपको इन सिंगर्स विद देयर फेमस सॉन्ग आपको लर्न करने हैं और इधर ऊपर म्यूजिशियन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम लर्न करने. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर S7 एग्जाम. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have completed our short question answer of chapter 3rd, the Delhi Sultanate. Today we do the long question answer of this chapter. Our first long question is write a short note on Khilji dynasty. कि खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमें बताना है. जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. कि जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी. अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए ब्रिलियंट जर्नल ऑफ दिस डायनेस्टी. और जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो नेफ्यू थे जलालुद्दीन खिलजी के, वो ब्रिलियंट जर्नल थे, एक बहुत ही योग्य जर्नल थे इस डायनेस्टी के. द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौड़ एंड जालोर. जो दिल्ली सल्तनत थी इस टाइम में, किस टाइम में? खिलजी डायनेस्टी के टाइम में कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? गुजरात में, मालवा में, रणथंबोर में, चित्तौड़ में और जालोर में. ठीक है, एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे था इसका? गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौड़ एंड जालोर. ए स्पाइस सिस्टम यूज्ड टू कंट्रोल द नोबिलिटी. और एक स्पाइस सिस्टम यूज किया जाता था कि सैनिक जो राजा है उसके प्रति मतलब कि नोबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, ईमानदार है या नहीं है. इन 1316 CE द खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड. और 1316 में 1316 में खिलजी डायनेस्टी अपने अंत को आ गई, मतलब इसका अंत हो गया. जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर थे. अलाउद्दीन खिलजी ब्रिलियंट जर्नल थे. एक्सपेंशन इसका गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौड़, जालोर में था. स्पाइस सिस्टम यूज किया जाता था, कंट्रोल द नोबिलिटी.
और 1360 में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन तुगलक डायनेस्टी। अभी हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, अब हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ग्यासुद्दीन तुगलक जो था वो इस डायनेस्टी का फर्स्ट सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक वर द इम्पोर्टेंट रूलर। इसके इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन थे? फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम। इस टाइम पे टोकन करेंसी यूज की जाती थी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे सिक्के चलते हैं ना, उसी टाइम में उसी टाइप के टोकन होते थे जो करेंसी के रूप में चलते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड टू डिक्लाइन। और जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक इसके फर्स्ट सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी के। फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट रूलर थे और टोकन करेंसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत अपनी डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगी थी। ये बेटा जो खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, तैमूर डायनेस्टी है, ये सारी ही दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है। और ये मतलब राजा बदल गए, डायनेस्टी बदल गई, लेकिन सल्तनत एक ही थी, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद इस दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अब है अपना थर्ड क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिवीजन ऑफ एम्पायर अंडर द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। कि हमें बताना है कि जो एम्पायर था, साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का, उसके अंडर में जो प्रशासन था वो किन किन भागों में बटा हुआ था। तो आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एम्पायर वॉज दैट ऑफ द सुल्तान। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोजीशन थी एम्पायर के अंदर वो किसकी थी? सुल्तान की थी। जब ये डिवीजन में बटा हुआ था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोजीशन थी वो किसकी थी? सुल्तान की थी। द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एज वेल एज कमांडर इन चीफ वर ऑल्सो हेल्ड बाय द सुल्तान। कि चीफ जस्टिस की पोस्ट के साथ साथ कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी किसके द्वारा ली गई थी? सुल्तान के। मतलब सुल्तान ही चीफ जस्टिस था, मुख्य न्यायाधीश था, और कमांडर इन चीफ मतलब सेना का मुखिया जो होता है, कमांडर इन चीफ, वो भी राजा ही था। द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी कस्टम्स लाइक सिजादा एंड पिबास। और इस टाइम में बहुत सी कस्टम्स को मतलब कि इंट्रोडक्शन हुआ। इस टाइम पे बहुत सारे कस्टम्स आए जैसे सिजादा और पिबास। सिजादा के अंदर लेट के राजा को प्रणाम किया जाता था, उसके पैरों में लेटा जाता था, और पिबास के अंदर राजा के जो पैर होते थे उनको चूमा जाता था। नोबल्स एंड ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू हेल्प इन रनिंग द गवर्नमेंट। और जो नोबल्स होते थे और जो ऑफिशियल्स होते थे, नोबल्स मतलब रईस, और जो राजशाही जो राज्य के जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था सरकार की रनिंग में। तो इसमें क्या था कि हाईएस्ट पोस्ट किसकी होती थी? राजा की होती थी। और इसके अंदर कस्टम्स जो आए, इंट्रोडक्शन हुआ सिजादा एंड पिबास का। नोबल्स एंड ऑफिशियल्स में अपॉइंट किए गए रनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत रूल। कि सल्तनत जो रूल था, जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, उसके जो समाप्ति होनी थी, जो डिक्लाइन होना था उसके बारे में अब हमें थोड़ा सा बताना है, डिस्क्राइब करना है। इन 1388 when फिरोज शाह तुगलक was died many rebellions broke out। कि 1388 में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई तो बहुत सारी क्रांतियां भड़क उठी। बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग छोटी छोटी क्रांतियां भड़क उठी। दिस मार्क द स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और ये एक मार्क था, एक मतलब चिन्ह था या एक ये इशारा था
कि अब दिल्ली सल्तनत अपने पतन की ओर बढ़ने लगी थी। द दिल्ली सल्तनत रूल कम टू एन एंड व्हेन बाबर डिफीटेड द लास्ट सुल्तान, कि दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? जब बाबर ने इस दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी इन 1526 CE इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कि कब डिफीट किया? इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में डिफीट किया, हराया पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, तो क्या है कि 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद बहुत सारी क्रांतियां भड़क उठी और ये एक चिन्ह था कि अब दिल्ली सल्तनत का अंत होगा या वो अपने अंत की तरफ अग्रसर होने लगी। और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? जब बाबर ने लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हराया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमी अंडर द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, कि सल्तनत के प्रशासन के अंदर जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? तो लैंड रिवेन्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉयल इनकम, कि जो सरकार जो राज्य था उसकी इनकम का मुख्य सोर्स क्या था? भूमि कर। लैंड रिवेन्यू क्या होता है? भूमि कर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स था रॉयल इनकम का। खैराज, गरई, चराई वर द मेन टैक्सेस, कि खराज, गरी और चराई ये मुख्य टैक्सेस थे जो वहाँ के लोगों से लिए जाते थे। कुछ ये भूमि कर था, एक हाउस टैक्स था। ठीक है, चौधरी, कुत एंड मुकदम वर रिवेन्यू ऑफिसर्स, चौधरी, कुत और मुकदम रिवेन्यू ऑफिसर्स थे। ये तीन तो कर थे, मतलब मेन जो टैक्स लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, एक तो लैंड टैक्स था, एक हाउस टैक्स था। तो ये तीन टैक्स थे और चौधरी, कुत एंड मुकदम ये वो लोग थे जो टैक्स लेते थे लोगों से। स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू कलेक्ट द टैक्सेस, और स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का, किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाती थी। ये बेटा मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो पूरा पढ़ाया था। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था रॉयल इनकम का। खैराज, गरी एंड चराई वर द मेन टैक्सेस। चौधरी, कुत एंड मुकदम वर रिवेन्यू ऑफिसर्स। स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू कलेक्ट द टैक्सेस। तो बेटा ये आपके आज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के। In next class we start our 5th chapter of history. I hope you understand all the questions very well. Write down these questions in your SST notebook, fair notebook, and learn them also for your examination. Thank you. Have a nice day. Welcome to our YouTube channel. This is for class 7th, active and passive voice. Students, we completed with the 4 rules and regulations of conversion from active to passive voice. As you all know, हमें एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे उसके कुछ रूल्स पढ़ रहे थे हमने इसके बारे में कुछ 4 रूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आगे आपको रूल्स बताऊंगी, वो है रिलेटेड टू आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डी ट्रांजिटिव के बारे में मैं बता चुकी हूँ। डी ट्रांजिटिव पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बता दिया मैंने आपको। प्रीपोजिशंस से रिलेटेड मैंने आपको कन्वे कर दिया मैसेज कि उनको कैसे चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं यानी कि क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, उन एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ वर्ब्स के साथ हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जैसे डू, डिड, डज। हमारे इनके साथ कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और इनसे हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू द बॉयज मेक पेपर काइट्स।
ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये क्वेश्चन हमारा एक्टिव वॉइस में है और हमने ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट किया है डू से। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे ही वो है, तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे पैसिव वॉइस के फॉर्म्स हैं, जैसे आर, वॉज एंड वर। इन तीनों वर्ब्स के साथ, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इन द पैसिव वॉइस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आई विल राइट इट डाउन द आंसर। आर द बॉयज, आर पेपर काइट्स आर, इसको हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। आर पेपर काइट्स, आर पेपर काइट्स मेड बाय द बॉयज। ये क्या हो गया, हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ऐसे ही जब हम कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे हैव, हैज और हैड, ये तो हमारी सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट के टेंस के अकॉर्डिंग है, सिंपल प्रेजेंट। और ये हो गई हमारी पास्ट टेंस के रिगार्डिंग। तो इनके साथ भी हम कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, इनके साथ भी हम पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का। जब हम इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें एक रूल है हमारे पास, इन्हीं वर्ब्स को यूज करेंगे, जैसे हैव, हैज और हैड। लेकिन इनके साथ हम एक चीज को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, वो है हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके इनके साथ और हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। एग्जाम्पल इज हैव यू क्लोज्ड द डोर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हैव यू क्लोज्ड द डोर, ये एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास हैज द डोर बीन क्लोज्ड बाय यू। अब हमने रूल में पढ़ा था हमने कि जब हमारे पास ये अगर टेंसेस के अकॉर्डिंग भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में होंगे क्वेश्चंस, ये हमारा ए पार्ट था कि जब हमारे पास ये डू डिड डज आएंगे तो हम इनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ये हमारा बी पार्ट है कि जब हमारे पास हैज, हैव, हैड होगा तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके करेंगे। नाउ अब हमारे पास है सी पार्ट। इसी से रिलेटेड हमारे पास सी पार्ट है और उसमें क्या होगा, जब हम WH फैमिली से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जब हम WH फैमिली से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड्स होते हैं व्हाट, हाउ, विच, व्हाई, वेयर। इन वर्ड्स से तब हम क्वेश्चंस बिगिन करते हैं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, बाय वर्ड यूज करते हैं। जब प्रीपोजिशन है बाय, हम इस प्रीपोजिशन वर्ड को क्या करते हैं, यूज करके और क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ WH फैमिली। नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। नाउ आई विल टेल यू द सी पार्ट, और सी पार्ट में हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। प्रीपोजिशन होता है हमारा बाय, और इसके साथ हम WH फैमिली का जब हम यूज़ करते हैं, WH फैमिली का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे। तो एग्जाम्पल इज, आई विल टेल यू, when did you finish the assignment? When did you finish the assignment? ये हमारा एक्टिव वॉइस में, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए, when was the, हम इसको WH फैमिली से जो हमारा वर्ड स्टार्ट हुआ इसी से ही स्टार्ट करेंगे। when was the assignment
assignment finished by you। तो इसका ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में, ये हमारा एक्टिव वॉइस में था और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में। इसमें जो हमने WH फैमिली वर्ड से यूज़ किया था उसी को ही हमने यूज़ करके क्या किया, हमने इसका सेम रखा, बस जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको चेंज कर दिया और जो सब्जेक्ट के साथ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे उनको साथ थोड़ी सी चेंज किया उसको हमने, और ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ये इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं कि मैम ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये WH फैमिली है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है और इसके अकॉर्डिंग इसमें रूल है कि हम वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे, इन्हीं से ही हम स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, D पॉइंट है, जिसमें हम आपको बताती हूँ कि दो वर्ड्स हैं हु और हुज, जो हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हु और हुज। जब इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा तो इसके साथ हम इन वर्ड्स को यूज करने से पहले हम क्या यूज करेंगे, बाय वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल आई विल गिव यू, हु वॉन द ट्रॉफी, हु वॉन द ट्रॉफी, ये हमारा एक सेंटेंस है, सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है ये, तो इसके साथ आ जाएगा बाय whom was the trophy won, was the trophy won, ये हमारा पैसिव वॉइस में हमने इसको चेंज कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास जब हम whom वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ये ई पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जब हम whom वर्ड से कोई वर्ड स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में, whom are you waiting for, यानी कि तुम किसके लिए वेट कर रहे हो, waiting for, किसके लिए वेट कर रहे हो, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका आ जाएगा who is being waited for by you, यानी कि तुम किसके लिए वेट कर रहे हो। So this sentence is related to your passive voice interrogative sentences and how you are going to use the preposition word by with different situations. This rule is also given in your book page number 111. You can read from there also and just make sure that concentrate on these rules. You are having a book exercise also, I will do in the next video. So students, I hope you understand this interrogative sentences conversion. Thank you everyone. Student, welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, we have already completed our revision part up to first chapter to 7. Now we have already started the chapter 8 also for class 7, and the name of the chapter is Affection of the Snake. In this chapter I told you how the grandfather brought python from a snake man, and he just bring it at home, and how he just kept it in under the tub, and when he just go to the market to bring the snake chamber and he didn't found. When he just again come back, he just lost the python because he just gone outside from the open, because the washrooms window was open and it just gone outside, and they were just the search was going on to find out the python. Now continue the further story. Now we start from this. Taking hold on an umbrella, यानी कि umbrella को पकड़ते हुए he went to the garden में गए grandfather, but when he got the guava tree the python had gone. और पाइथन जो है वो वहाँ जब वो गुआवा ट्री यानी कि अमरूद के पेड़ के पास गए तो वहाँ से पाइथन जा चुका था. Aunt Mary must have frightened it away, I said. अब जो है आंट जो मैरी थी आंटी वो जो है बहुत ही डरी हुई थी और ने कहा
हर्ष, said grandmother. Grandmother ने कहा, सुनो, we must not speak of our aunt in that way. हमें जो है आंट से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए. But his eyes were alive with laughter. यानी कि अचंभे से उसकी आंखें खुली थी. After this incident, और इस हादसे के बाद, the python began to make a number of appearance. यानी कि इस हादसे के बाद पाइथन ने बहुत बार अपनी प्रेजेंस को बताया कि हाँ कि पाइथन जो है वहीं आसपास है. ऑलवेज एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और ज़्यादातर जो है उसने ऐसी जगह पे जो है दर्शन दिए अपने जहां उनको कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता. द हंट कंटिन्यूड, और उसकी खोज जो है जारी थी. One morning, I saw the python crawl up on the dressing table. और एक दिन मैंने पाइथन को देखा कि वो रेंगता हुआ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जा रहा है. Gazing at his own reflection in the mirror, और वो अपने ही फोटो यानी अपने ही रिफ्लेक्शन को उसमें ड्रेसिंग टेबल में देखकर जो है अपने आप में अचंभित हो रहा था. आई वेंट फॉर ग्रैंडफादर, और मैं ग्रैंडफादर के पास गया. बट बाय द टाइम वी रिटर्न टू द रूम, और जब तक हम उस कमरे में वापस आते, द पाइथन हैड मूव्ड ऑन. पाइथन वहां से चला गया था. ही वॉज सीन इन द गार्डन, एंड वंस द cook saw him crawling up the iron ladder to the roof. और एक दिन क्या हुआ कि वहां पे एक दिन उसको गार्डन में देखा गया, और एक बार कुक ने उसे देखा कि वो सीढ़ियों से ऊपर आयरन की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ रूफ पर जा रहा है. Then we found him on the dressing table for the second time. और एक बार हमने उसे दूसरी बार फिर से ड्रेसिंग टेबल पर अपने आप को देखते हुए देखा. Admiring himself in the mirror, और वो अपने आप को जो है देख रहा था मिरर में. And evidently he was fascinated by his own reflection. और वो बिल्कुल जो है अपना रिफ्लेक्शन देख करके उस मिरर में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा था. All the attention he is getting has probably made him consented. यानी कि उसने जो कुछ भी देखा तो उससे उसको लग रहा था कि वो अपने आप पे थोड़ा सा अभिमानी हो, गर्व कर रहा हो कि हाँ वो कितना दिखने में अच्छा है. Said grandfather, ग्रैंडफादर ने कहा. Anyway, now we know his weakness. चलो कोई बात नहीं, अब हमें उसकी वीकनेस का पता चल गया है. यानी कि उसकी हरकतों से ग्रैंडफादर जो है डिसाइड करते हैं कि हाँ ही इज फैसिनेटेड टू सी हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो इसकी कमजोरी है, ये उसके दादाजी को पता चल गई थी. ही एडेड, और उन्होंने कहा, यू आर ट्राइंग टू बी फनी. तुम जो है ना ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ज्यादा फनी हो गए हो. सेड ग्रैंडमदर ने कहा. द पाइथन इज बिकम वेन, सो इट वुड बी इजियर टू कैच. बोले कि अब जो है पाइथन जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया है और अब उसको पकड़ना बहुत ही सरल है. एक्सप्लेन ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर से कहा. ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग ए लार्ज केज. अब जो है ग्रैंडफादर ने एक बड़ी सी जो है केज बनानी शुरू कर दी. विद अ मिरर एट वन एंड, और जिसके एक एंड पे जो है मिरर लगा दिया गया. इन द केज, उस केज में जो है मिरर बना दिया. ही लेफ्ट अ जूसी चिकन एंड सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स. और जो सांप को पाइथन को जो चीजें जिस चीज में इंटरेस्ट आता था वो सारी चीजें उस केज के अंदर डाल दी. द ओपनिंग वॉज फिटेड अप विद अ ट्रैप डोर, और जो उसका एक डोर ऐसा बना दिया था जिसमें जो है एक ट्रैप लगा दिया गया था जिससे कि उसे हम बंद कर सके. आंट मैरी हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम, और आंट मैरी जो है उस वक्त तक जा चुकी थी जब वो ये चीज प्लानिंग कर रहे थे कि पाइथन को कैसे पकड़ें. वी सेट अप द ट्रैप, हमने वो ट्रैप बनाया. बट वी हैड
to go on with the project. अब हमें उस प्रोजेक्ट को जो है काम में लाना था, because we could not have the Python, क्योंकि हमारे पास पाइथन नहीं था. Sorry. Prowling about the house indefinitely, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि पाइथन जो है घर में कहाँ घूम रहा है. A python's bite is not poisonous, लेकिन पाइथन अगर किसी को डस लेता है तो वो जो है पॉइजनस नहीं होती है, जहरीली नहीं होती है. बट इट कैन swallow a little live monkey and it can be risky playmate for a small boy. लेकिन वो जो है किसी भी एक मोंकी जिंदा बंदर को जो है swallow यानी कि निगल सकता था, और एक छोटे बच्चे को भी वो ऐसा निगल सकता था. तो ये रिस्की था, उसको खुला छोड़ना एक रिस्की था. फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड एंड देन, कुछ दिनों के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर एज आई सॉ लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, जैसे ही मैं एक दिन स्कूल के लिए निकला सुबह, आई सॉ द पाइथन इन द केज, मैंने उस जो है केज में पाइथन को देखा. He had eaten everything left out for him. वहाँ पे जितनी भी चीज उसके लिए खाने के लिए रखी गई थी वो सारी चीजें वो खत्म कर चुका था. And curled up in front of the mirror with something that resembled a snake on his face. If you can imagine the python smiling. It means क्या कि उसने सारी चीजें अपनी खत्म कर चुकी थी और वो जो है लिपट करके मिरर के सामने खड़ा हुआ था, अपने आप को देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने फेस को देख करके स्माइल कर रहा हो. ये एक इमेजिनेशन है कि पाइथन को कभी आपने स्माइल करते हुए देखा है. तो ये जो है वो चीजें उसने वहां पे देखी. सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपको यहाँ तक ही, नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर. So student, what you have to do, you have to just do the practice of reading, और इसमें से reading के दौरान while just reading this text, whatever you find the word, it is not easy for you or you don't understand, आप उस word को अपनी कॉपी में लिखिए और डिक्शनरी के हेल्प से उसका मीनिंग लिखिएगा. एंड वॉट टू डू एज यूजल, जो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए. थैंक यू, टेक केयर.